नानी का स्टूडियो। बात उन दिनों की है जब आगरा हिंदुस्तान की शान हुआ करता था। उस दौर में किले के दीवाने आम की हर सुबह शाही हुआ करती थी। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ खास थी। यूं तो दरबार रोज ही सजता था, पर आज हवा में एक अलग सी बेचैनी, एक अनकहा सा इंतजार था। बादशाह अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर तो बैठे थे और उनकी नजरें दरबार की कार्रवाई पर भी थीं, मगर उनका मन तो कहीं और था। कला की किसी नई खुशबू की तलाश में भटक रहा था। आप जानते ही हैं, बादशाह अकबर कला और कलाकारों के कितने बड़े कद्रदान थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक गुणी लोग थे। तानसेन जैसे संगीत के जादूगर, तो दसवंत जैसे चित्र बनाने वाले फनकार। लेकिन बादशाह की कला की भूख कभी शांत नहीं होती थी। वो मानते थे कि असली हीरा तो अक्सर शोर शराबे से दूर गुमनामी के अंधेरे में ही मिलता है। और तभी दरबार के बड़े दरवाजे से एक शाही हरकारा अंदर आया। वो लगभग दौड़ता हुआ आ रहा था और उसके हाथ में मखमल के कपड़े में लिपटा एक बड़ा सा चित्र था। उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और सम्मान भी। एक पल के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हरकारे ने आगे बढ़कर बादशाह को सजदा किया और बहुत धीरे से उस मखमली कपड़े को हटाया। जैसे ही चित्र सामने आया, पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। कई दरबारियों के मुंह से तो खुद ब खुद निकल पड़ा, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और वो चित्र भी इतना असली। एक शांत तालाब का किनारा था जिसमें डूबते हुए सूरज का केसरिया रंग ऐसा घुल रहा था मानो आसमान ने अपना सारा सोना पानी में ही डाल दिया हो। किनारे पर एक पुराना झुका हुआ पेड़ था, और क्या कहने उस पेड़ के। उसकी एक एक पत्ती, एक एक डाली और पानी में पड़ती उसकी परछाई, सब कुछ इतना साफ कि जैसे अभी हवा चलेगी और पत्तियां सच में हिलने लगेंगी। तालाब का पानी भी इतना साफ था कि उसमें तैरती हुई एक दो मछलियों की सुनहरी चमक भी नजर आ रही थी। बादशाह अकबर अपनी जगह से उठकर खुद उस चित्र के पास चले आए। उनकी पारखी आंखें चित्र के हर कोने को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई जौहरी हीरे को परखता है। बादशाह अकबर ने बहुत हैरानी और गहरी दिलचस्पी से पूछा, ये किसकी कारीगरी है? इस कलाकार का नाम क्या है? हरकारे ने सिर झुकाकर अदब से कहा, आलमपना। यही तो बात है, इसे भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया है, बस इस चित्र के साथ एक छोटा सा पैगाम भेजा है कि ये हिंदुस्तान के शहंशाह के लिए उनके ही राज्य के एक गुमनाम सेवक का नजराना है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए। उनकी आवाज में एक शाही जोश भर गया। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि ये कलाकार गुमनाम नहीं रह सकता। जिसके हाथों में ऐसा जादू है, उसे अंधेरे में रखना उसकी कला का अपमान है। हम ऐलान करते हैं कि इस कलाकार को ढूंढकर दरबार में लाया जाए। उसे दरबार नगीना का खिताब और 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। ये ऐलान पूरे आगरा में आग की तरह फैल गया। अगले ही दिन शाही दरबार में 3 चित्रकार आ पहुंचे और तीनों ही उस एक ही चित्र पर अपना हक जता रहे थे। ये तीनों ही आगरा के जाने माने कलाकार थे। सबकी अपनी अपनी पहचान थी। पहला था रहमत खान, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो हर चीज को हूबहू बनाने के लिए मशहूर था। दूसरा था इरफान बेग, एक नौजवान और थोड़ा घमंडी कलाकार जो चटकीले रंगों का उस्ताद था। और तीसरा इमाद हुसैन, एक शांत और चुप रहने वाला इंसान जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं और जो भीड़ में भी अकेला ही लगता था। बादशाह ने गंभीरता से अपनी जगह पर बैठते हुए पूछा, तुम तीनों का दावा है कि यह बेहतरीन चित्र तुमने बनाया है, इसका क्या सबूत है? रहमत खान ने पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़कर कहा, जहां पना, उस पेड़ की छाल पर पड़ी एक एक लकीर को देखिए। यह मेरा ही खास तरीका है। मैं हर चीज को बिल्कुल वैसा ही बनाता हूं जैसी वो दिखती है। तभी इरफान बेग उसकी बात काटते हुए और थोड़े घमंड से बोला, हुजूर,
असली कमाल तो रंगों का है। डूबते सूरज का वो केसरिया रंग और पानी का वो नीला रंग, ऐसा घोल तो मेरे सिवा कोई तैयार नहीं कर सकता। ये मेरे खास तरीके का कमाल है। अब बारी इमाद हुसैन की थी, पर वो बस चुपचाप खड़ा रहा। बादशाह ने उसकी तरफ देखकर पूछा, और तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारी क्या दलील है? इमाद ने धीमी पर मजबूत आवाज में कहा, आलम पना, मेरी दलील मेरी आंखें हैं। जब मैं इस चित्र को देखता हूं तो मुझे वो पूरी शाम याद आ जाती है जिसे मैंने इसमें उतारा है। मेरे पास शब्दों से बड़ा कोई और सबूत नहीं है। दरबार उलझन में पड़ गया। तीनों की बातें अपनी अपनी जगह सही लग रही थीं। बादशाह ने अपने दूसरे मंत्रियों से भी सलाह ली, पर कोई सही रास्ता नहीं सुझा सका। मामला और भी उलझ गया था। थक हार कर उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद, अपने सबसे होशियार मंत्री बीरबल की तरफ देखा। बादशाह ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, पर तुम्हारी अक्ल नहीं। हमें उस सच्चे कलाकार को पहचानना है जिसने इस बेमिसाल कला को बनाया है। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले उन तीनों कलाकारों को बड़े गौर से देखा, फिर उस चित्र को कुछ देर तक बारीकी से परखा और फिर उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। बीरबल ने अदब से बादशाह की ओर मुड़कर कहा, हुजूर, सच्चाई की परतें अक्सर सवालों से ही खुलती हैं। इसका फैसला कल सुबह शाही बाग में होगा। बस आप इन तीनों कलाकारों को वहीं हाजिर होने का हुक्म दें, और हां, शाही खजाने से 300 सोने की मोहरें भी मंगवा लें। अगली सुबह शाही बाग का माहौल देखने लायक था। उस अद्भुत चित्र को एक लकड़ी की चौकी पर रखा गया था। तीनों कलाकार, बादशाह अकबर, बीरबल और सभी खास दरबारी वहां मौजूद थे। बीरबल ने तीनों कलाकारों से कहा, आप तीनों ही इस चित्र को अपना बता रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत उम्दा रचना है, लेकिन बादशाह सलामत का मानना है कि इसमें एक छोटी सी कमी रह गई है। शायद कलाकार ने इसे जल्दबाजी में पूरा कर दिया। तो आप में से जो भी इसका असली कलाकार है, वो इस कमी को पहचाने और इसे अभी इसी वक्त ठीक कर दे। कूची और रंग सब यहीं मौजूद है। ये सुनते ही रहमत खान उत्साह में लगभग चिल्लाते हुए बोला, हाँ, अब मुझे याद आया। मैंने सोचा था कि तालाब के किनारे कुछ सारस बना दूं, पर वक्त की कमी थी। लाइए, मैं अभी ये कमी पूरी कर देता हूं। इरफान बेग ने भी अपनी कला का रौब दिखाते हुए कहा, कमी सारस की नहीं, कमी तो हरकत की है। अगर पानी में हल्की हल्की लहरें बना दी जाएं और पेड़ की पत्तियों को हवा में थोड़ा हिलता हुआ दिखा दिया जाए तो चित्र में और भी जान आ जाएगी। ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूं। दोनों अपनी अपनी बात कहकर कूची उठाने को तैयार हो गए। उनकी आंखों में दरबार नगीना का खिताब और सोने की मोहरें चमक रही थीं। लेकिन तीसरा कलाकार, इमाद हुसैन, अपनी जगह पर एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। वो चुपचाप बस एक टक उस चित्र को निहार रहा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी, एक दर्द था और एक सम्मान का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी सबसे प्यारी चीज को किसी बड़े खतरे में देख रहा हो। बादशाह अकबर ने कड़क आवाज में उससे पूछा, और तुम, क्या तुम्हें अपनी ही कलाकृति में कोई कमी नहीं देखती, या अब तुम अपना दावा वापस ले रहे हो? इमाद हुसैन की आंखों से 2 आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में सिर झुकाकर जवाब दिया, जहापना, गुस्ताखी माफ हो। यह चित्र मेरा है या नहीं इसका फैसला तो आप करेंगे, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि इस चित्र को बनाने में मैंने अपनी जिंदगी के कई महीने लगा दिए हैं। ये सिर्फ रंग और लकीरें नहीं हैं, ये उस शाम की खामोशी है, वो अकेलापन है और वो सुकून है जो मैंने उस पल महसूस किया था। मेरे लिए इसका हर रंग, हर लकीर पूरी है, मुकम्मल है। ये मेरी रूह का एक टुकड़ा है। मैं अपनी ही रूह के टुकड़े में कोई कमी कैसे निकाल सकता हूं? इसे बदलना तो दूर, इस पर दोबारा कूंची चलाने का ख्याल भी मेरी कला का और उस लम्हे का अपमान है जिसे मैंने इसमें हमेशा के लिए कैद कर दिया है। उसका जवाब सुनते ही सारा दरबार सन्न रह गया।
बीरबल के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखकर बड़े इत्मीनान से कहा, आलम पनाह, आपको आपका सच्चा कलाकार मिल गया। इमाद हुसैन ही दरबारे नगीना के असली हकदार हैं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने विनम्रता से समझाया, जहांपना, एक सच्चा कारीगर या एक सच्चा कलाकार अपनी रचना को अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। वो उसमें कभी कोई गलती या कमी नहीं देख पाता, क्योंकि वो रचना उसके एहसास और उसकी आत्मा की परछाई होती है। ये दोनों पहले कलाकार तो झूठा नाम और इनाम पाने के लिए दूसरे की कला को बदलने पर भी तैयार हो गए। इन्हें चित्र की सुंदरता से नहीं बल्कि इनाम से मतलब था। लेकिन असली कलाकार अपनी कला का ये अपमान सहन नहीं कर सका। उसकी आंखों का दर्द और उसकी आवाज की पीड़ा ही उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत थी। ये सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर चुप हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर उस सच्चे कलाकार इमाद हुसैन को गले लगा लिया। अकबर ने बड़े गर्व और सम्मान से कहा, इमाद, तुम्हारी कला महान है, लेकिन अपनी कला के लिए तुम्हारी ईमानदारी उससे भी ज्यादा महान है। हम तुम्हें दरबारे नगीना का खिताब से नवाजते हैं और तुम्हें शाही चित्रकार बनाते हैं। दरबार एक बार फिर बीरबल के न्याय और चतुराई के जयकारों से गूंज उठा। रहमत खान और इरफान बेग के सिर शर्म से झुके हुए थे। बादशाह के हुक्म पर उन्हें सजा तो नहीं दी गई, पर इमाद हुसैन की देखरेख में 1 साल तक कला की बारीकियां सीखने का हुक्म हुआ, ताकि वे कला की कीमत से पहले एक कलाकार की ईमानदारी की कीमत सीख सकें। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में हम चाहे कोई भी काम करें या कोई रिश्ता निभाएं, अगर उसमें सच्ची लगन और ईमानदारी है तो वो छिप नहीं सकती। जो लोग अपने काम को सिर्फ एक बोझ समझकर पूरा करते हैं, वो हमेशा आसान रास्ते और समझौते ढूंढते हैं। लेकिन जो अपने काम से दिल से जुड़ते हैं और उसे पूरी मेहनत और सम्मान से करते हैं, उनके लिए काम की गुणवत्ता सबसे बढ़कर होती है। काम के प्रति यही सम्मान और लगाव उनकी असली पहचान बन जाता है और आखिर में उन्हें कामयाबी और इज्जत दोनों दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हाँ, ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल नानी का स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब हमें इजाजत दीजिए, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और ढेर सारी भावनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने की चीज नहीं होती, उन्हें जीना भी होता है। शुभ रात्रि, नमस्कार और ढेर सारा प्यार।